गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। बच्चों हम लोग एचओडी खत्म कर चुके थे, उसके डाउट्स हमारे पास बाकी हैं जो कि हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। अब हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर चैप्टर का। तो जहां तक डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर की बात है, आपने उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा था कि किस तरीके से हमें काम करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है और एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उस पे बेस्ड मैंने बोला था कि आप जरा एक्सरसाइज ट्राई कर लो। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने एक्सरसाइज ट्राई किया होगा। जिनका डाउट है वो अपना डाउट भेज सकते हैं, उनकी डाउट व्हाट्सएप पे ही क्लियर हो जाएगी। जिनका एक्स्ट्रा है उनको अलग से बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड रेट्स। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का ही एक अलग सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटेड रेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। रिलेटेड रेट्स आप करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवाओगे उतना बेनिफिट है आपको भी और हमें भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक रिलेटेड रेट्स। तो चलिए बच्चों, ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड रेट्स का, सबसे पहले तो भाई साहब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों रिलेटेड रेट्स के बारे में। कौन से रेट्स के बारे में? रिलेटेड रेट्स के बारे में। ठीक है, कि रिलेटेड रेट्स क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों को। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है कि एन एज। देखो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, हमको सिर्फ इतना करना है कि जो भी क्वेश्चंस यहां पे बनवाए जा रहे हैं आप बड़े आसानी से उन क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतारिए और कॉपी में उतारने के बाद उसको खूब बढ़िया से बनाइए। अगर आपसे बन जाता है 3 से 4 मिनट में तो काफी बढ़िया है, अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन को देखो और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ आपको यही कर लेना है। एन एज of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second। 10 centimeter पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसके आगे की बात क्या है। एक सेकेंड बच्चों, जरा थोड़ा सा मैं माइक एडजस्ट कर लूं। ओके, इट्स ऑल क्लियर। तो हाँ 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द cube is increasing। How fast the volume of the cube is increasing when the edge is 5 centimeter long। When the edge is 5 centimeter long। ठीक है बच्चों, अब समझने की कोशिश करते हैं एकदम आराम से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। तो सिंस क्यूब वेरिएबल है तो उस क्यूब की एज भी वेरिएबल होगी और उस वेरिएबल एज के रेट इंक्रीज करने का रेट है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट द वेरिएबल एज ऑफ द क्यूब बी ए, क्या मान लेंगे? वेरिएबल एज ए मान लेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ए बाई डी टी, यानी उसके एज का रेट चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। अब तुम कैसे कह सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में? तो यहां देखो क्या लगा हुआ है, सेकेंड लगा है ना, तो सेकेंड टाइम की यूनिट होती है। तो डीए बाई डी टी दे रखा है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट पूछ रहा है, हाउ फास्ट, कितने तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। कब, जब आपका एज है 5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अगर हम किसी क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो अगर एज ए है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा भी जो है ए क्यूब है। और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने का रेट, कि कितने तेजी से मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यानी हमें निकालना है dv बाई डी टी। यानी हम चाहते हैं कि हम ए क्यूब को डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में। आपको क्या लगता है कि ए क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है? मेरे हिसाब से कदापि नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि dv बाई जो dt है, हम क्या करते हैं कि ए क्यूब को ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद अपने मन से ए का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3a स्क्वायर और हम यहाँ पे लिख देंगे dA बाई डी टी। अब हमको ये बात अच्छे से पता है कि dA बाई डी टी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। जैसे ही हम वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30a स्क्वायर, है ना। और बाकी यूनिट हम लोग लास्ट में लगाते हैं, तो ये dV बाई डी टी हो गया, ठीक। अच्छा, इसको कहाँ निकालना है, जब आपका एज कितना सेंटीमीटर का होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे एज कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का। तो अगर एज 5 सेंटीमीटर का है तब आपको काम करना है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे क्या रख दें, 30, ए के जगह क्या रख दें, 5 का स्क्वायर। एंड सिंस वॉल्यूम का टाइम के साथ है तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी हो जाएगा 25 × 75 और एक जीरो लग जाएगा, यानी 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो जाएगा उस वेरिएबल क्यूब के वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट जब उस क्यूब की साइड लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। अब बात आती है सर कि इसको रिलेटेड रेट्स क्यों कहा गया, इस चीज को रिलेटेड रेट कहा गया तो आखिर क्यों कहा गया? क्योंकि देखो यहां पे जो dV बाई dt है ना, ये dA बाई dt से रिलेटेड है। सिर्फ dV बाई dt से काम नहीं हो पाएगा, यहां dV बाई dt आपका dA बाई dt से रिलेटेड है एंड दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं रिलेटेड रेट्स। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें जहां तक लगता है कि आपको ये क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों जल्दी से उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, फटाक से उतार लीजिए, लेट नहीं करिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड रेट्स के बाद आगे की बात, एक पहला क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे जितने भी वेराइटीज होंगे सारा मैं करा दे रहा हूं। अगर आज 1 घंटे में उतना कवर अप हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कवर होता है तो एक लेक्चर और आएगा, इस रिलेटेड रेट्स का एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज increasing. The radius of a circle is increasing uniformly, is increasing uniformly, है ना। यूनिफॉर्मली किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से काम हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द सर्कल इज increasing. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 8 centimeter. When the
रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस कितना हो बच्चे? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई सर्कल है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, लगातार ऐसे बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने का रेट क्या है? 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वो बढ़ रहा है। अब बात आती है फाइंड द रेट। आपको रेट निकालना है एट विच, जिसके माध्यम से, द रेट जिसके माध्यम से एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा हो। एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा? कब? जब रेडियस 8 सेंटीमीटर था तब। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ इसका सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से बोर्ड में आप बनाएंगे, बताइए क्या लिखेंगे? लेट द रेडियस ऑफ द वेरिएबल सर्कल बी वेरिएबल सर्कल बी आर, है ना, आर मान लेते हैं उसके रेडियस को। देन इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा dr/dt है बच्चों, यानी जो रेडियस का चेंज है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हमें एरिया का चेंज निकालना है। तो बड़े अच्छे से आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ए से डिनोट कर दो, और होता क्या है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हमें एरिया थोड़ी चाहिए, हमें dA/dt चाहिए, यानी एरिया का रेट चेंज चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, dA/dt। अच्छा, मतलब हम चाहते हैं कि पाई आर स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। आपको क्या लगता है, आप इतना डिफरेंशिएशन बना चुके हो, क्या r वेरिएबल होने के बावजूद t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम dA/dt को सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद अपने मन से dr/dt लगा देंगे। ये दोनों कटेगा, आंसर मिल जाएगा। चलो बताओ, यहां dA/dt की वैल्यू क्या आ गई? 2πr। और आपको पता है कि dr/dt हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे भाई साहब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां हो गया 8 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है। अब हमें ये कब निकालना था? जब हमारा रेडियस कितना हो? 8। यहां पे 8 रख दीजिए बच्चों। जैसे ही 8 रखिएगा dA/dt कब? जब हमारा रेडियस 8 हो। कितना हो गया? 8 8 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। देखिए बोर्ड में अगर आप यूनिट नहीं देते हैं फिर भी आपका मार्क्स कट जाएगा, तो इट इज मैंडेटरी टू पुट द यूनिट इन द बोर्ड। ओके, क्लियरिटी है? समझ रहे हो बात को? अच्छे से इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, जल्दी से उतारिए इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, क्योंकि 1 घंटे में हमें मैक्सिमम यूज करना है ना। हमारा जो 1 घंटे का टाइम है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे काफ़ी बेहतरीन होगा। अगर एग्जाम्पल देखो तो हमारे RD शर्मा के बुक के हिसाब से अच्छा खासा एग्जाम्पल है ना। टोटल 28 एग्जाम्पल्स हैं, सोचो। और अभी हम लोग दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर आए हैं, तो 2 क्लास तो लगना है भाई साहब, 3 भी लग सकता है। ठीक है, चलो आओ तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्या है? इफ द एरिया ऑफ सर्कल, है ना, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, अगर एरिया ऑफ सर्कल यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करता, देन प्रूव दैट, तब आपको क्या करना है? प्रूव करना है। देन प्रूव दैट द पेरीमीटर varies inversely as the
रेडियस, वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया ऑफ सर्कल, देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का। आपको पता है ना भाई साहब, एनसीईआरटी एक और बुक निकालती है एग्जाम्पलर, ताकि थोड़े बच्चे और अच्छा क्वेश्चंस बनाए, तो उसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस, बढ़ रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट। बढ़ने का रेट क्या है, बड़ा यूनिफॉर्म है, तो किसी न किसी रेट से बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है देन प्रूव दैट पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। तो अब आपको प्रूफ करना है कि जो पेरीमीटर है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका वेरिएशन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आ जाओ एक काम करते हैं हम, क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द क्या मान लो, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। रेडियस क्या मान लिया आपने, आर मान लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ यूनिफॉर्म, अब देखो जो एरिया है ए मान लो, सर्कल का एरिया ए मानोगे, तो डी ए बाई डी टी जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा के। क्यों कांस्टेंट के होगा, बिकॉज ये इंक्रीज कर रहा है इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू, और इंक्रीज करने का रेट यूनिफॉर्म है यानी कि फिक्स्ड रेट है, एंड दैट्स वाई हमने लिख दिया कि डी ए बाई डी टी रहा होगा के। अब हमको बताओ आपका एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई होता है ना भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, देखो ध्यान से यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये तो ठीक है, यहां डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में, और यहां से हम निकाल लेंगे डी आर बाई डी टी, यानी रेडियस के बदलने का रेट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताओ यहां से डी ए बाई डी टी तो कोई कांस्टेंट के है, और यहां हो जाएगा 2 पाई आर, और एक्स्ट्रा में लग जाएगा डी आर बाई डी टी। आप यहां से ध्यान देके देखो तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन 2 पाई आर। इस इक्वेशन को याद रखना। ठीक है, अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्यों मजेदार है, आपको एरिया का रेट चेंज दे दिया, आपने मेहनत करके रेडियस का रेट चेंज निकाला। चलो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें निकालना है कि पेरीमीटर किस प्रकार से वेरी करेगा, पेरीमीटर का वेरिएशन क्या है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस, जो होता है 2 पाई आर, यानी हमें निकालना है डीपी बाई डी। तो जरा देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पाई आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो पाएगा बच्चों, एकदम नहीं सर। 2 पाई बाहर निकालो और यहां r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, और फिर डी आर बाई डी टी निकाल दो। आपको पता है ये तो 2 पाई होगा, और यहां हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो हमारे पेरीमीटर के वेरिएशन का रेट हमें मिल चुका है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो तो नहीं मिला, तो यहाँ 2 पाई लगाओ। अच्छा बताओ डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाल के रखे हो, के अपॉन 2 पाई आर, लिख दो यहाँ पे के अपॉन 2 पाई आर। देखो 2 पाई कट गया। अब यहां समझने की कोशिश करो, आपके पास dp बाई डी टी है जो है k अपॉन आर, है ना, समझ लो ना बात को, k कांस्टेंट था, तो आप इस कांस्टेंट को जब रिमूव करिएगा तो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, और dp बाई डी टी 1 अपॉन आर हो जाएगा। यानी जो पेरीमीटर के इंक्रीज करने का रेट है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही बात आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सेक्शन का है, और बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में काफी मतलब खूबी वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। तो इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो उतार लो, फटाक से उतार लो। ये तीसरा क्वेश्चन है अपना, आगे बढ़ेंगे फिर, चलिए। चलो बच्चों, एक सीबीएसई 2015 का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। 4th नंबर जो क्वेश्चन है ये इसीलिए खास है क्योंकि सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को 2015 में पूछा था, जो कि काफी रीसेंट है। आप लोग 21 में एग्जाम दोगे और 15 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है भाई साहब, देखते हैं। क्वेश्चन है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल
ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्या इंक्रीजिंग रेट है उनका? इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। व्हेन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, व्हेन द sides of triangle, when the sides of triangle is 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आ जाओ इस क्वेश्चन को भी देखा जाए। अच्छा एक चीज, थोड़ा लंबा इस बार का जो फ्रेम है हम लोग की आज का, काफी लंबा फ्रेम है, तो एक बार मैं चेक कर लूं कि चीजें बढ़िया है कि नहीं, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। काफी सही है, आप चीजें अच्छे से देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन तो बड़ा सही था सर, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीज कर रहा है, जिसके रेट हमको पता है। अब हमको उसके एरिया का इंक्रीजिंग रेट निकालना है जब साइड 20 सेंटीमीटर का होगा। तो हम मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। हमने क्या मान लिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड x मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में इस x का रेट दे रखा है dx बाई dt, जो कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताओ किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बता सकते हो? तो जहां तक मुझे पता है √3x²/4, यही ना होता है, √3x²/4 ये एरिया होता है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो हमारे पास भी एरिया हो चुका है A = √3x²/4। अब हमें चाहिए dA/dt, यानी एरिया का रेट चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया √3x²/4 को किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। अब आपको भली भांति पता है भाई साहब कि ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल एकदम नहीं है, बिकॉज यहाँ x है और यहाँ t है। तो हम क्या करेंगे सर जी? हम यहाँ डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, यानी हमारा जो dA/dt है उसमें √3/4 बाहर निकल जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्स्ट्रा में dx/dt लगा देंगे। तो आ जाएगा √3/4 × 2x, और dx/dt की वैल्यू पहले से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो एरिया का रेट चेंज जो था, यहाँ से 2 2 4 कट गया और आ गया √3x। सिंस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कब निकालना था? जब x 20 सेंटीमीटर है, यहाँ x की जगह 20 रख दो और तुम्हें dA/dt एट साइड 20 पे मिल जाएगा √3 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, काफी बढ़िया है, आसान क्वेश्चन था, बना लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसको भी उतार लीजिए। अच्छा इसीलिए बिकॉज सीबीएसई ने पूछा है भाई साहब, तो हो सकता है कि इस पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन पूछते हैं ना, और रिसेंट है 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलो मिटा दे बच्चों, काफी बढ़िया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात। देखो बाबू, अब तुम्हारे मेहनत का चैप्टर है ये सब, तो तुम जितना तेजी से मेहनत करोगे उतने अच्छे से चीजें निकलेंगी, है ना। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये है आपका, हाँ, द रेडियस ऑफ अ बलून, द रेडियस ऑफ अ बलून इज increasing, the radius of the balloon is increasing at the rate of 10 centimeter per second.
इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा था। एट व्हाट रेट, किस रेट से, एट व्हाट रेट इज द surface area, at what rate is the surface area of balloon increasing, at what rate the surface area of the balloon increasing when the radius is 15 centimeter, when the radius is 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, काफी सरल क्वेश्चन है, इजी है। द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो बलून होता है उसको आप किस शेप में एज्यूम करोगे, स्फेरिकल शेप में एज्यूम करोगे। जो भी हम लोग बलून एज्यूम करते हैं, कभी भी मैथ्स में अगर हमें बलून को एज्यूम करना हो तो हम उसको स्फेरिकल शेप में एज्यूम करते हैं। अगर वो दिया है कि किसी और शेप का बलून है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर उसने ये नहीं दिया है कि किस शेप का बलून है तो आपको उस बलून को स्फेरिकल शेप में ही एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो मान लो कि आपका जो बलून है वो स्फेरिकल शेप का है और उसके रेडियस के इंक्रीज करने का रेट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग रेट निकालना है जब आपका रेडियस 15 सेंटीमीटर था। ऐसा क्वेश्चन तो आप पिछला 3 बार करके आ चुके, नहीं? चलो क्या मानेंगे बच्चों, लेट द रेडियस ऑफ बलून। अच्छा, अब यहां लगा देना एक शब्द जिससे हमारा थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाएगा, स्फेरिकल, है ना। क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। ठीक, अब देखो इस स्फेरिकल को लगाने से ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि बच्चे बलून को क्या सोच रहे हैं, स्फेयर सोच रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, जो आपके रेडियस का रेट चेंज है वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक में तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है सर। अब पूछ रहा है उसके सरफेस एरिया का रेट चेंज निकालो। तो सबसे पहले तो ये बताओ भाई साहब कि हमारा सरफेस एरिया ऑफ बलून का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो जहां तक मुझे पता है होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी हमारा जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें ds बाई dt चाहिए बच्चों तो हमें 4 पाई आर स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। और भली भांति आप ये जान रहे हैं कि t के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे सर जी, हम लिखेंगे ds बाई dt और यहां डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में और फिर इंटू dr बाई dt, और ये जो 4 पाई है उसको बाहर निकाल दो, बोलो कोई दिक्कत, तो हो गया 4 पाई इंटू 2r। और dr बाई dt की वैल्यू पहले से इन लोगों ने दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां आ गया ds बाई dt। अब मेरे प्यारे बच्चों कब निकालना है, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर का होगा तब निकालना है। तो हमने लिख दिया ds बाई dt जब हमारा रेडियस 15 हो, तो देखो 2 और 10 20 चौका 80 पाई और रेडियस के जगह 15, और ये सिंस एरिया का है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको पता है कि यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 0 पाई यानी 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो तब तक तुम लोग उतारो, तब तक जरा सा हम पानी पी के आते हैं, गला सूख गया है ना। चलो उतार लो, फटाक से उतार लो। तो चलो बच्चों तुम लोगों ने उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, हाँ मैंने भी पानी उनी पी लिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों, छठा जो क्वेश्चन है वो फिर से आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये इधर उधर का नहीं भाई साहब, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखते हैं क्या है। कहता है स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट,
spherical ball of salt, salt यानी नमक है ना, spherical ball of salt is dissolving in water, is dissolving in water. किस चीज में डिसॉल्व हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वाटर में. इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर, उसके बाद क्या है? दैट द रेट ऑफ, दैट द रेट ऑफ decrease, that the rate of decrease of volume at any instant, at any instant, किसी भी वक्त, at any instant is proportional to, is proportional, is proportional to its surface, is proportional to its surface. Prove that the radius, prove that the radius is, the radius is decreasing at a constant rate, the radius is decreasing at a constant rate. चलो बच्चों देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. क्यों अच्छा है आपको पता है? बिकॉज ये क्वेश्चन भाई साहब आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का है, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है. ठीक है, आ जाओ. कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है सॉल्ट का, जिसको पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है. अब वो इस तरीके से डिसॉल्व कर रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है, समझना मेरी बात को, जब कोई चीज डिसॉल्व होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा ना, तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है. और जो डिक्रीज करने का रेट है वो प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस एरिया से. डिक्रीज करने का जो रेट है वो किस चीज से प्रोपोर्शनल है? उसके सरफेस एरिया से. तो आपको प्रूव करना है कि जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन पे आते हैं. मान लेते हैं लेट द radius of, let the radius of the spherical salt ball is equal to r. ठीक है बच्चों, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब. और उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझो. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि dV/dt है ना, किसी भी समय पे इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया. तो वो प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस एरिया के. आ रही है ना बात समझ में? dV/dt सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है. तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो dV/dt है मेरे भाइयों, वो k टाइम सरफेस एरिया है, जिससे कि मेरी प्रोपोर्शनलिटी की साइन खत्म हो गई. तो सिंस ये डिक्रीज करने का रेट है तो यहां पे क्या लगेगा? माइनस. लेकिन चलो हम अभी प्लस लेके ही काम चलाते हैं. अंतिम में भाई रेट ऑफ डिक्रीजिंग है तो हम माइनस लगा देंगे, तो प्लस लेके काम करो. ये आ गया. ठीक है बच्चों, चलो बताओ, मेरे को ध्यान से देख के बताओ कि अगर भी मेरा 4/3 पाई आर क्यूब है तो मेरा dV/dt क्या हो जाएगा? तो जहां तक हमें लगता है हमारा dV/dt डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब टाइम के रिस्पेक्ट में, जो कि भाई साहब पॉसिबल तो है नहीं. तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में और एक्स्ट्रा लगा देंगे dr/dt. ठीक, जब हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? आ जाओ जरा देख लिया जाए क्या मिलेगा, बताओ. तो सर यहां पे dV/dt तो हम लिखेंगे, यहां से ये 4/3 पाई जंप करेगा और यहां मिलेगा 3r² और हो जाएगा dr/dt.
आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास आ गया dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3 पाई आर, सॉरी 3 नहीं 4 पाई स्क्वायर डी आर बाई डी टी। और आपको पता है ना कि ये जो dv बाई डी टी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो सरफेस एरिया के बराबर है ks, तो लिख दो यहाँ पे k टाइम सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अच्छा बताओ सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिख दो वहाँ पे k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। सर ये दोनों कट गया, तो बताओ तुम्हारे रेडियस का चेंज कोई कांस्टेंट है, और सिंस ये डिक्रीज करेगा तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है, तो बताओ ये कांस्टेंट रेट से बदल रहा है ना, के तो कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट रेट से बदल रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। प्रूफ हो गया, डी आर बाई डी टी क्या आ गया, माइनस के, यानी डिक्रीजिंग। तो तुम शुरू से माइनस लेते आओगे, यहां माइनस लगाओगे, यहां माइनस लगाओगे, हर जगह माइनस आप यहां पे लगा दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत, यहां पे माइनस लगा देंगे तो आपका अल्टीमेटली आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो उतार लो। माइनस कुछ नहीं बता रहा होता है, माइनस बता रहा होता है कि डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, चलिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी बेहतरीन है, वो भी एग्जाम्पलार का है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6th नंबर तो आपका हो गया। अच्छा, मैंने जो तुम लोग को डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट भेजा था बच्चों, उस डिफरेंशिएशन के असाइनमेंट में क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स हैं, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और ये सब रिलेटेड रेट्स वगैरह, ये सब चैप्टर है। जरा मेरे को देख के आज कमेंट करना, ठीक, नहीं तो फिर इसका भी मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा। 6th नंबर पे आ जाओ बच्चों। असाइनमेंट से क्या होगा, तुम्हारी बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और हाई लेवल की तो चीजें हम देख ही रहे हैं। फाइंड एन एंगल थीटा, तो आपको एक एंगल फाइंड करना है थीटा, है ना, जहां पे जो थीटा है वो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। फिर कह रहा है कि विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ठीक है, अब समझने की मेरी कोशिश करो, काफी गहन बात है, काफी गहरा बात है, बढ़िया से समझोगे चीजें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। ऐसा एंगल निकालना है जिसके इंक्रीज करने का रेट उसके साइन के इंक्रीज करने के रेट के दुगना हो, यानी ट्वाइस हो। तो हम मान लेते हैं, लेट द एंगल बी थीटा। ठीक है, तो भाई साहब डी थीटा बाई डी टी ये क्या है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ थीटा। ठीक है, और डी साइन थीटा बाई डी टी ये क्या है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका इंक्रीजिंग रेट दुगना होना चाहिए इससे, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा डी थी का जो रेट है, ये तो साइन का रेट है, इसका दुगना होना चाहिए डी थीटा बाई डी टी। यही केस है। आओ जरा सॉल्व कर देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको चीजें अपने आप मिल जाएगी। चलो बताओ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्स्ट्रा लगा देंगे डी थीटा बाई डी टी, और यहां पहले से डी थीटा बाई डी टी है, ये दोनों कट गए। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा बराबर 1, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3 यानी 60 डिग्री। यानी अगर एंगल 60 डिग्री रखोगे तो उसके रेट ऑफ इंक्रीजमेंट जो होगा वो साइन का जस्ट डबल हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, उतार लीजिए बच्चों, 60 डिग्री आपका आंसर होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें भी टैग लगा लो भाई साहब, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्पलार का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको भी टैग लगा लो फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए हम लोग।
अगला जो क्वेश्चन है अपना 8वां नंबर क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब। कोई इधर उधर का क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, सारे काम के क्वेश्चन हो रहे हैं, एनसीईआरटी का हो रहा है। अब देखो बिहार बोर्ड वालों को लगता है कि सर आप तो सीबीएसई पढ़ा रहे हो, मेरे भाई एनसीईआरटी की क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में भी आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में भी आता है। और मैं क्लास में बहुत बार समझा दिया हूं कि बिहार बोर्ड अलग नहीं है और ना ही हमारा सीबीएसई अलग है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों में अलग होता है, बाकी सिलेबस दोनों का सेम है ना। और सिलेबस से याद आया बाबू, आप लोग सीबीएसई के साइट पे अपडेट रहते रहिए, मैं भी अपडेट हूं, जैसे भी कुछ सिलेबस में चेंजेस आएंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आ जाओ एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड into a quiet lake, ठीक है, एक शांत झील में स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल, सर्कल में वेव मूव करने लग गया, ठीक है, at a speed of 3.5 centimeter per second, at a speed of 3.5 centimeter per second। फिर क्वेश्चन दे रहा है at the instant when the radius of circular wave is, at the instant when the radius of circular wave is 7.5 centimeter, 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? How fast is the enclosed area इंक्रीजिंग? तो फिर इंक्लोज्ड एरिया कितने तेजी से इंक्रीज कर रहा होगा? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, समझना बात को। क्या हुआ कि एक शांत झील था, आप देखे होंगे बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब शांत पानी में एक पत्थर डालते हो तो टप से वहां पे पत्थर जाता है और फिर वहां पे वेव्स उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में वेव चैप्टर में। हम लोगों ने बहुत बार, ऐसा नहीं है, घर पे बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भरो और उसमें कोई भी एक छोटा सा पत्थर गिरा के देखो कि वेव बनता है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि एक शांत लेक था, उसमें आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया, जैसे ही पत्थर ड्रॉप करोगे वेव बनना स्टार्ट होगा और तुम देखते हो कि वेव ऐसे दूर जाता है, टक 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 ऐसे दूर जाता है। वेव मूव्स इन अ सर्कल, सर्कुलर शेप में। उसको दूर जाने की जो स्पीड है वो है 3.5 सेंटीमीटर। मेरे कहने का मतलब है कि उसके रेडियस के इंक्रीज करने का स्पीड है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उसका रेडियस 7.5 होगा, 7.5 होगा, तो उस वेव के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड है वो बताओ। तो भाई साहब एनसीईआरटी ने क्या किया, अभी मैंने पहले क्वेश्चन कराया था कि एक सर्कल है जिसके रेडियस का इंक्रीज होने का रेट दिया है, तो उसके एरिया के इंक्रीज होने का रेट क्या होगा जब 8 सेंटीमीटर था। ये सीधा क्वेश्चन पूछा था। अब उसी सर्कल को वेव से रिलेट करके हमारे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे दिया, तो कौन सा बड़ा बात कर दिया, समझ रहे हो बात को ना। तो बस एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आ जाइए बच्चों, इसके जरा क्वेश्चंस को करके देखें जाए। कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप, ठीक है भाई साहब, मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितना मान ले बच्चों, आर मान लो। रेडियस हम सर्कुलर वेव का आर मान लेते हैं। और अगर हम पूछें कि क्वेश्चन में dr/dt कितना दिया हुआ है, तुम फट से बोल दोगे 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है dA/dt, लेकिन कब निकालना है, जब r की वैल्यू होगी 7.5। यही चीज हमें फाइंड आउट कर लेना है। हम क्या, चल भाई बताओ एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। और अगर अब हम कहें कि भाई साहब dA/dr क्या होगा, तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे πr² को किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आ जाएगा 2πr, लेकिन एक एक्स्ट्रा में लग जाएगा dr/dt, करोगे t के रिस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि dr/dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
है ना। तो वहां से हम आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ क्या लिखें यहाँ पे, dA/dt, सॉरी यहाँ पे t लगाना होगा, ठीक है बच्चों। dA/dt कितना दिया हुआ है बताओ, 2πr, और dr/dt की वैल्यू हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको कब निकालना था, जब रेडियस 7.5 वो रख दो, 2π 7.5 इंटू 3.5, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको मल्टीप्लाई करने आता है नहीं, तो ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलो बच्चों काफी बढ़िया है। अब आप क्या करिएगा कि इतना क्वेश्चन तो मैंने कराया, टोटल 28 क्वेश्चन है, तो 8 आज करा दिए हैं, 10 कल करा देंगे, फिर 10 परसों करा देंगे। 2 क्लासेस में आपका ये पूरा हो जाएगा। आप क्या करो, 8 के 8 क्वेश्चन को रिवाइज करो। इसके पहले वाला एक्सरसाइज अगर नहीं बनाए हो तो बनाओ, और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है मैं बता रहा हूं कहां से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें कर सकते हैं, 1 से 10। तो एक्सरसाइज का 1 से 10, एग्जाम्पल का 1 से लेके 8 तक जो मैंने कराया उसको रिवाइज करिए, और जो भी दिक्कत हो 1 से 10 एक्सरसाइज में कल भेजो। कल के क्लास में हम लोग 9 नंबर से लेके और 20 नंबर तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी 9, 10 मतलब 12 क्वेश्चंस कल करने वाले हैं, 9 से 20 तक। और परसों फिर 8 क्वेश्चन करके हम लोग अपना ये चैप्टर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर खत्म कर लेंगे। समझ गए बात को? तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए जुनून के साथ, दम लगा के, और सब बढ़िया होता रहेगा। ऑल द बेस्ट, मजे में पढ़ो।